students, today I am taking class 6 subject English lesson number 8 and the lesson name is the Emperor's New Clothes। यहाँ पर इस पूरे लेसन में ये बताया गया है कि जो किंग है वो किस तरह से पूरे स्टेट को लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन जो ये किंग है इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसका बहुत कुछ टाइम बहुत टाइम ये कहाँ पर स्पेंड करते थे, ड्रेसिंग रूम में। तो ड्रेसिंग रूम दैट इज उसे क्या शौक था, उसका एक फोन था किंग का न्यू ड्रेसेस पहनना। तो यहाँ पर अब ये न्यू ड्रेसेस पहनने के कारण ना तो वो अपने स्टेट को प्रॉपर तरीके से देख पाते थे, ना सोल्जर्स को केयर कर पाते थे, क्योंकि मोस्टली टाइम वो अपना कहाँ स्पेंड कर दिया करते थे, ड्रेसिंग रूम में। So today we will be start at a comprehension part and it has given on page number 67 and a point that is comprehension. First question I am reading. Why did the people usually say that the emperor in his dressing room? मतलब ऐसा अक्सर लोगों के द्वारा सुना जाता था या कहा जाता था कि राजा कहाँ होंगे, अपने ड्रेसिंग रूम में। तो ऐसा क्यों कहते थे? तो इसका आंसर ये है, द पीपल यूजुअली सैड दैट द एम्परर was in his dressing room because emperor who was so exceedingly fond of new clothes that he spent all his money on his being well dressed। मतलब वो मोस्टली टाइम अपना कहाँ स्पेंड करते थे, ड्रेसिंग रूम में, और बहुत पैसा जो स्टेट का हुआ करता था उस मनी को वो किस में स्पेंड करते थे, उनकी कॉस्टली ड्रेसेस में। He cared nothing about reviewing his soldiers। ना तो वो अपने स्टेट के राज्य के जो सोल्जर्स हैं उन्हें देखते थे। गोइंग टू द थिएटर, पूरे टाइम वो थिएटर जाते थे, और गोइंग फॉर अ राइड इन हिज कैरेज, या फिर वो राइडिंग किया करते थे। एक्सेप्ट टू शो ऑफ हिज न्यू क्लॉथ, सिर्फ क्या करने के लिए वो इतना राइडिंग करते थे और थिएटर जाते थे, अपने ड्रेसेस को शो ऑफ करने के लिए। ही हैड अ कोट फॉर एवरी आवर ऑफ द डे। मतलब उनके पास इतने कोट हुआ करते थे कि वो हर घंटे में, हर आवर में, वो एवरी आवर ही चेंज हिज कोट। मतलब वो जितने भी आवर्स होते थे और जब वो बाहर होते थे तो उस पूरे आवर्स में वो अपने पर आवर में कोट चेंज करते थे। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि ही इज द वेरी फॉन्ड ऑफ चेंजिंग ड्रेसेस, वियरिंग ड्रेसेस एंड फॉर शो ऑफ। ये पहनते भी थे तो वो क्यों पहनते थे? सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। Second question, who came to the great city one day and what did they convince the emperor about? एक दिन कौन आया और किस तरह से उन्होंने कन्विंस किया किंग को, एम्परर को? One day two swindlers came to the great city. What is the meaning of swindlers? One who cheats others an instrument or machine for weaving cloths. ये swindlers मतलब यहाँ पर इस लेसन में इसका मीनिंग ये है कि ऐसे दो चीट्स जो कि क्या करते हैं, उनके पास कुछ ऐसी मशीन या वेव्स होते हैं जिससे कि वो ड्रेस बनाते हैं और लोगों को चीट करते हैं। सो वन डे टू स्विंडलर्स केम टू द ग्रेट सिटी, द कन्विंस दैट द एम्परर दैट दे वर वेवर्स एंड दे टोल्ड दैट दे कुड वेव द मोस्ट मैग्निफिशिएंट फैब्रिक्स। मतलब उन्होंने कन्विंस किया एम्परर को कि हम बहुत ही मैग्निफिशिएंट, मतलब बहुत ही एंटिक हम ड्रेसेस बनाते हैं, वेविंग करते हैं, और फैब्रिक इमेजिनेबल, और जो उसका फैब्रिक होता है ड्रेस का वो इमेजिनेबल होता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता है। एंड नॉट ओनली वर देयर कलर्स एंड पैटर्न्स अनकॉमनली फाइन, बट क्लॉथ्स मेड ऑफ हिज क्लॉथ हैड अ वंडरफुल वे ऑफ बिकमिंग इनविजिबल टू एनीवन हु वाज अनफिट फॉर हिज ऑफिस। और ये जो ड्रेस है ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो कोर्ट में या अपने आपके लिए जो फिट है, जो आपके लिए फेवरेबल है। जो अनफिट लोग हैं उनको वो ड्रेसेस नहीं दिखाई देती, उनको ये इमेजिनेशन में रहती है। और हु वाज अनयूजुअली स्टूपिड, और जो स्टूपिड होते हैं उन्हें भी आपकी ड्रेसेस नहीं दिखाई देगी कि दैट व्हाट यू वियर, आपने क्या पहना है। Whom did, next question, whom did the emperor send first to look at the cloth being woven by the weavers, and what did he see and what did he convey to the emperor? किस तरह से कन्वे किया उन्होंने एम्परर को? The emperor sent his honest old minister first to look at the cloth being woven by weavers. He saw nothing on the loom. अब उसने उसके मिनिस्टर को भेजा कि तुम देख कर आओ कि वो किस तरह से ड्रेस को वेव कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसे कोई लूम वहाँ दिखाई नहीं दिया। He told everything to the emperor as the weavers told him। और उसने वही सब कहा जो कि वेवर्स ने उससे कहा।
क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। तो जब उसने मिनिस्टर को देखने के लिए भेजा तो उसने वही सारे वर्ड्स बोले जो स्विंडलर ने उसे कहे। देन व्हाई वर द पीपल ऑफ द टाउन इम्पेशेंट टू सी द क्लॉथ? क्यों हो गए पीपल वहाँ के इम्पेशेंट उसको देखकर? The people of the town were impatient to see the cloth because the whole town knew about the cloth's peculiar power and all were impatient to find out how stupid their neighbors were. मतलब उन्होंने देखा कि ये किस तरह का स्टूपिड पर्सन है जो इस ड्रेस को पहने हुए है। How did the emperor go out in the procession? Who said that he has got nothing on? एम्परर जब एक प्रोसेशन में गया तो उसे किसने कहा कि तुमने तो तुम्हारी ड्रेस कुछ भी नहीं पहनी है। Friends, today I am taking class 6 subject English and lesson number 6. Today I am taking revision because we have completed in unit papers in lesson 1 to 5 and today we are going to start revision part. So I am going to start lesson 6 and the lesson name is The Boy Who Boasted. It is a poem. इस पोएम को हमने पढ़ा था, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दी है। और ग्रामर पार्ट में जो पेज नंबर 51 पर दिया है उसमें पास्ट टेंस दिया है। वी टॉट अबाउट पास्ट टेंस एंड टुडे आई एम टेकिंग अगेन दिस टेंस। देयर आर 4 टाइप ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट वन पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड वन पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड वन पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस की जो इंडेफिनिट टेंस होता है दैट इज ऐसी कोई एक्शन जो आपने पास्ट टाइम में की है। कंटिन्यूअस मीन्स ऐसी कोई एक्शन जो आप पास्ट टाइम से कर रहे हो और वो अभी भी एट दैट टाइम वो पास्ट में चल रही थी। और परफेक्ट दैट इज ऐसी कोई एक्शन जो आपकी हो चुकी थी, जब हम उस एक्शन के बारे में बोलते हैं तब तक वो एक्शन कंप्लीटेड हो चुकी होती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दैट इज ऐसी कोई एक्शन जो आप जब उसके बारे में बोल रहे हैं तो हाफ इज डन एंड हाफ इज ड्यूरिंग, बट ये किस टाइम में होती है? पास्ट टेंस, पास्ट टाइम में। सो इट हैज गिवन ऑन पेज नंबर 51 एंड पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ पास्ट इवेंट। मतलब जो ये पास्ट टेंस है ये पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करता है, पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब करता है। यू हैव गिवन अ पैराग्राफ। यहाँ पर 51 पेज नंबर पर एक पैराग्राफ दिया है। उस पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू मीनिंग यू हैव टू फिल पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आई एम रीडिंग इन अ टाइनी विलेज ब्लैंक कॉल। आपको क्या दिया है? एक्शन वर्ब कॉल। तो कॉल का पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब कौन सा यूज होता है? सेकेंड। सो कॉल्ड, यू हैव टू राइट हियर कॉल्ड। एंड तेनाली इन कर्नाटका देयर लीव। यहाँ पर अगेन जो लीव एक्शन दी है उसके लिए आप क्या लिखेंगे? लीव्ड। सो इस तरह से आपको ये पूरा पैराग्राफ रीडिंग करना है। थर्ड वन, his father blank when he was very young and his mother had not enough money. So यहाँ पर ये किस टेंस के बारे में बात हो रही है? पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट में हमें वर्ब फॉर्म हैड यूज करना है और थर्ड फॉर्म होगा डाइड। सो आपको यहाँ पर ब्लैंक में क्या लिखना है? हैड डाइड। सो अगेन आई एम रीडिंग इन अ टाइनी विलेज called Tenali in Karnataka, there lived a poor Brahmin youth by name of Ramakrishna. His father had died. So you have to complete this paragraph and I am reading जो verb है वो सब पढ़ रही हूँ। First one A1 you have to fill called, B1 lived, C में आपको करना है had died, then fourth one had grew, then fifth one यहाँ पर क्या आएगा? sent। इस तरह से आपको ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है। सो नाउ वी हैव टू कम ऑन पेज नंबर 52। सर्कल द करेक्ट सेंटेंस। आपको सेंटेंस रीड करते जाना है और जो करेक्ट है उस पर सर्कल करना है। फर्स्ट वन, शी लॉस्ट द कीज। तो यहाँ पर लॉस्ट मतलब जो LOST होता है उसका सेकेंड फॉर्म कभी भी लॉस्ट नहीं होता है। तो सही क्या होगा? शी लॉस्ट द कीज। तो आपको सर्कल किस पर करना है? शी लॉस्ट द कीज। सेकेंड वन, आई वियर्ड माई न्यू शूज। और कभी भी वियर का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो वियर्ड नहीं होता है, क्या होता है? वोर। और थर्ड फॉर्म होता है वोर। सो फर्स्ट यहाँ पर राइट आपका सर्कल क्या आएगा? आई वोर माई न्यू शूज। थर्ड वन, माई टीचर रीड अ बुक एंड इसमें दिया है माई टीचर रीडेड अ बुक। रीड का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में चेंज आता है, बाकी उसकी स्पेलिंग
सेम होती है। सो आपको राइट वन किस पर करना है, माई टीचर रीड अ बुक, मतलब आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लॉस्ट, LOST फर्स्ट वन, सेकेंड WORE, थर्ड वन रीड, READ, सेकेंड फॉर्म इसका रेड हो जाता है। इस तरह से आपको 4, 5, 6, 7, 8 you have to do complete. Then write a short paragraph on my favorite class fellow. जब आप स्कूल में थे, अभी इस साल तो आप लॉकडाउन के कारण घर पर हैं, लेकिन जो आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, क्लास फेलो है, उसके बारे में आपको लिखना है कि वो क्यों फेवरेट है, उसमें क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, वो किस तरह की फैमिली को बिलोंग करता है, वो किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, इन फ्यूचर वो क्या बनना चाहता है, ये सारे आपको एक पैराग्राफ बनाकर मिनिमम 15 to 20 सेंटेंस यू हैव टू राइट। इसी में नीचे दिया है पेज नंबर 52 पर, राइट ईच वोकेबुलरी वर्ड नेक्स्ट टू इट्स डेफिनेशन। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ डिक्शनरी, इन सभी के वर्ड्स के मीनिंग और उनका एक डेफिनेशन निकालना है कि इसका मीनिंग के साथ साथ आप इसका क्या यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन, राज हैड अ गुड ब्लैंक ऑफ हाउ टू मेक हिज मदर हैप्पी, मतलब अब आप इसमें बॉक्स में से ढूंढ सकते हैं कि ऐसे कौन सा वर्ड होगा जिससे राज अपनी मदर को हैप्पी कर सकता है। तो क्या आएगा आपका राइट आंसर, आइडिया। So you have to do complete yourself. Then page number 53, fill in the blanks with appropriate words from the poem. ये poem में आपको मिल जाएगा। Then C, write similar meaning words for the following. Similar meaning लेना है आपको। First one deny, deny का एक meaning क्या होता है, neglect. Second one big, big का क्या होगा, huge. थर्ड वन माउल्ड, माउल्ड का क्या होगा, डिवाइड। तो इस तरह से आपको टेक अ डिक्शनरी एंड राइट ऑल द सिमिलर, मतलब इसके जैसा ही दूसरा मीनिंग आपको लिखना है। सो नाउ वी हैव, एंड लास्ट वन जो ये केयरफुली दिया है लेसन वाला, वो आपको खुद को करना है। सो वी हैव कंप्लीटेड द ग्रामर पार्ट ऑफ लेसन 6 एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू रीड अबाउट नेक्स्ट ग्रामर पार्ट, लेसन 7 and 8.